नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट एग्जाम 2011 से लगाकर 22 तक जो आपकी हुई थी, उसमें पेड़ पौधे एवं जीव जंतु से संबंधित जो पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न हैं वो सभी प्रश्न यहाँ पर लेकर आया हूँ। 2011 आपका 13, 14, 16 में 2 बार आपकी एग्जाम हुई थी, 17, 18, 19, 21, 22 में जो आपकी एग्जाम हुई थी, उन सभी में से पेड़ पौधे एवं जीव जंतु के प्रश्न निकाले हैं। एक ही वीडियो में आपको सारे प्रश्न मिलेंगे, तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। इससे पहले भी हम कई टॉपिक अपलोड कर चुके हैं पर्यावरण अध्ययन के। बाल विकास की बात करें तो उसके भी हम अपलोड कर चुके हैं। हिंदी, संस्कृत, गणित और भी जो सब्जेक्ट हैं सभी के हमने काफी वीडियोज अपलोड किए हैं। यदि आपने नहीं देखा देख लीजिएगा, चाहे तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर हमारे चैनल पर जाकर हमने प्ले लिस्ट बना के रखी है, उन पर भी जाकर देख लीजिएगा। कुछ प्रश्न मैंने जो वीडियोस अभी तक बनाई पर्यावरण अध्ययन के उसमें इंक्लूड की है। जो प्रश्न वहां पर दिए हैं वो यहां पर नहीं बताऊंगा, कुछ प्रश्न है, बाकी सारे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपका एग मार्ग का संबंध है। जो एग मार्ग है इसका संबंध किससे है? गुणवत्ता से है, पैकेजिंग से है, संसाधन से या फिर उत्पादन से है। एग मार्ग का संबंध किससे है ये आपको बताना है। तो आप सभी को पता होगा कि जो एग मार्ग का जो संबंध होता है वो किससे होता है? गुणवत्ता से होता है। किससे होता है? गुणवत्ता से होता है। हर एक प्रश्न की यहाँ पर व्याख्या दी जाएगी और आपको यहाँ पर बताया जाएगा सामने, है ना। एग मार्ग का संबंध किससे होता है? गुणवत्ता से होता है। यहाँ पर उसका मार्क भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एग मार्ग का जो पूर्ण रूप होता है इनका, इसका पूरा नाम क्या होता है? एग्रीकल्चर मार्केटिंग होता है ना, याद रखिएगा। और केंद्रीय एग मार्ग प्रयोगशाला यदि पूछे कि एग मार्ग की प्रयोगशाला कहाँ पर है, तो याद रखिएगा ये नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर है? नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। और यहाँ भारत में कृषि उत्पादों पर ये जो यहाँ पर चिन्ह है ना एग मार्ग का, ये किस पर लगा होता है यदि पूछे तो आपको पता होना चाहिए। ये कृषि उत्पादों पर लिखा होता है, लगा होता है, जो भारत सरकार के एजेंसी विपणन और निरीक्षण निदेशालय द्वारा कृषि उत्पादों की गुणवत्ता जांचने के बाद दिया जाता है। यानी कि पहले गुणवत्ता को जांचा जाता है, जब उनको लगता है कि हाँ ये दे देना चाहिए, यानी कि जो एग मार्ग है तब देते हैं ना। और कौन देता है, कौन सी एजेंसी देती है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। विपणन और निरीक्षण निदेशालय किसको देती है, मतलब किस उत्पादकों पर देती है? ये कृषि उत्पादकों पर, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ भारत में कृषि उत्पादकों पर कार्यरत एक क्या है? प्रमाण चिन्ह है। यहाँ पर आप चिन्ह देख सकते हैं। और कृषि उत्पाद अधिनियम ग्रेडिंग और मार्किंग 1937 में लागू हुआ था। कब हुआ था ये लागू? 1937 में लागू हुआ था। यहाँ पर देखिए इसे कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह द्वारा लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो कृषि मंत्री। और कृषि मंत्री का नाम क्या है? राधा मोहन सिंह द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। और बाद में इसे संशोधन भी किया गया था। कब किया गया था? 1986 को इसे संशोधन किया गया था, है ना। और आज के समय में एग मार्ग मानक में जो खाने पीने की चीजें हैं जो इस्तेमाल करते हैं वो कितनी है? लगभग कितनी होगी? 205 है। खाने पीने की चीजों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें जो मुख्य रूप से है आपका गेहूं है, चावल है, दाल है, तेल है, फल सब्जियां और जो आवश्यक खाद्य पदार्थ हैं वो इसमें आते हैं ना। बात करें ISI की, आपने देखा होगा, इससे संबंधित भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। ISI ये ऐसा हॉलमार्क होता है इसका, है ना। तो ये जो है ये भी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए ही आवश्यक है। लेकिन जैसे कि ये कृषि उत्पादन के लिए था एक मार्ग, ये किसके लिए है? तो ये बिजली उपकरणों के लिए है। ISI किसके लिए है? ISI मार्क किसके लिए है? बिजली के उपकरणों, जैसे कि स्विच पर आप देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मोटर पर आप देख सकते हैं, वायरिंग केबल, हीटर, किचन अप्लायंसेज, यानी कि जो बिजली के उपकरण है उस पर आपको इस तरह का मोनो देखने को मिलेगा। इसको क्या कहते हैं? ISI मार्क कहते हैं, है ना। ये आपको ध्यान देना है कि ISI मार्क किस उपकरणों पर लगा होता है, तो आपको पता होना चाहिए बिजली पर लगा होता है ना। और हॉल मार्क की बात करें, इस प्रकार से ये चिन्ह होता है। इसका उपयोग कीमती धातु की वस्तुओं की शुद्धता या फिर सुंदरता की गारंटी के रूप में किया जाता है। आपने देखा होगा सोना चांदी आप लेने जाते होंगे तो इस प्रकार का वहां पर जो हॉल मार्क लगा होता है ना, तभी आप देख के लेते हैं, आपने देखा होगा। तो और ये सोने के आभूषणों के लिए भारत के मानकीकृत का प्रमाण पत्र प्रदान करता है, सभी को इसके बारे में पता होगा। और भारत सरकार ने 16 जून 2021 में सोने के आभूषणों और कलाकृतियों की हॉल मार्किंग अनिवार्य कर दी। कब से कर दी है? 16 जून 2021 से। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जितने भी मैंने मार्क बताए हैं सारे के सारे इंपोर्टेंट हैं। दूसरा प्रश्न, ग्रीन मफलर संबंधित। ग्रीन जो मफलर है किससे संबंधित है? मृदा प्रदूषण से है, वायु प्रदूषण से है, ध्वनि प्रदूषण से या फिर जल प्रदूषण से है? ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो ये आपका होगा ध्वनि प्रदूषण से। जो ग्रीन मफलर है किससे संबंधित होगा? आपका ध्वनि प्रदूषण से संबंधित होगा। तीसरा वाला विकल्प सही होगा। इसकी जानकारी मैंने यहां पर रखी है कि जो ग्रीन मफलर है
वो पेड़ों और झाड़ियों की एक पंक्ति है जिसे सौर अवशोषक, है ना, सौर अवशोषक के रूप में काम करने के लिए उगाया और बनाए रखा जाता है। मतलब सौर यानी शोर शराबा है, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। आगे थोड़ा सा और आपको क्लियर हो जाएगा, या कह सकते हैं कि ग्रीन मफलर अधिक आबादी वाले या फिर ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्र, जैसे सड़कों के किनारे आपने देखा होगा पेड़ पौधे लगे होते हैं, तो इसी कारण लगाए जाते हैं उनको। औद्योगिक क्षेत्रों और राजमार्गों के आसपास के रिहायशी इलाकों में 4 से 6 पंक्तियों में वृक्षारोपण कर ध्वनि प्रदूषण को कम करने की ये क्या है, तकनीक है। आपने देखा होगा, आप राजमार्गों पर चल रहे होंगे, औद्योगिक क्षेत्र आपने देखे होंगे, सड़के के किनारे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, कहीं कहीं तो बीच में भी पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। तो वो जो ध्वनि प्रदूषण है उसको कम करने के लिए, उसे रोकने के लिए इस प्रकार के काम कर रहे हैं ना। और यहाँ प्रदूषण गैसों को अवशोषित करके वायु प्रदूषण को कम करने में भी मदद करता है, और चलने वाले वाहनों द्वारा उत्पन्न निलंबित कण पदार्थ या फिर धूल के निपटान का कारण भी ये बनता है ना। और ग्रीन मफलर योजना के तहत ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए अशोक और नीम के पौधे, यदि पूछे कि कौन से पौधे लगाए जाते हैं तो ज्यादातर अशोक और नीम के पौधे लगाए जाते हैं, घर या निवासी इलाके के पास लगाए जाते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए सारी जानकारी। आगे हम बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न है आपका, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। आपने देखा होगा पौधे हरे होते हैं, तो किस वर्णक की उपस्थिति के कारण होते हैं, कैरोटीनॉयड के द्वारा, लाइकोपीन के द्वारा, एंथोसायनिन के द्वारा, या फिर क्लोरोफिल के द्वारा। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। चाहे तो आप भी हर प्रश्न का आंसर पहले कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आपने सही आंसर दिया या फिर गलत, है ना। तो वो वर्णक कौन सा है, तो वो वर्णक है आपका क्लोरोफिल। कौन सा है, वहां वर्णक होगा क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण जो है पौधे क्या होते हैं, हरे होते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देंगे। क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं, जैसे कि हमने अभी आपको बताया। क्लोरोफिल वर्णक मुख्यतः हरित लवक नामक पादप कोशिकांग से पाया जाता है, कोशिकांग में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है ये, क्लोरोफिल वर्णक मुख्यतः हरित लवक नामक पादप कोशिकांग में पाया जाता है। और क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हेतु अति आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हेतु क्या है आवश्यक, आपका क्लोरोफिल आवश्यक है, वो भी अति आवश्यक है, याद रखिएगा। और पौधे की वे कोशिकाएं ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया करती हैं जिसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है, यानी कि जिसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है वही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है, क्या वो वनों का जलना है, कृषि क्रियाकलाप है, एरोसोल केन का उपयोग या फिर उपरोक्त सभी है। तो यहाँ पर देखिए मानवीय गतिविधियों के बारे में बताना, जो पृथ्वी जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है, तो वो वनों का जलना भी है, आपका कृषि क्रियाकलाप भी है, और एरोसोल केन का उपयोग भी है। तीनों ही मानवीय गतिविधियां हैं। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, उपरोक्त सभी होगा। कौन सा आंसर होगा आपका, उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसकी भी थोड़ी सी जानकारी हम आपको देंगे कि वनों को जलाना, साथ में कृषि क्रियाकलाप, एरोसोल केन उपयोग करना, साथ में जीवाश्म ईंधन को जलाना, निर्माण और विनिर्माण कार्य, शहरीकरण और वनों की कटाई, ये सभी के सभी मानवीय गतिविधियां हैं जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। और इन मानवीय गतिविधियों से जल प्रदूषण जैसी घटनाएं पर्यावरण में घटित होती हैं, जिससे कि मानव तथा जीव जंतु दोनों ही प्रभावित होते हैं। किस प्रकार का प्रदूषण होता है, तो जल प्रदूषण होता है। जैसे कि यहाँ पर 3 विकल्प दिए थे, और भी मैंने यहाँ पर विकल्प रखे हैं जो कि मानवीय गतिविधियां होती हैं, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न आपका, यूफॉर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है। क्या वो जेट्रोफा है, कैंडलनट वृक्ष है, कॉपर लीफ है, या फिर सर्पगंधा है। इंपोर्टेंट है ये प्रश्न, 2 से 3 बार पूछा गया, थोड़ा सा घुमा कर पूछा है, लेकिन ये काफी बार प्रश्न पूछा गया है। राइट आंसर आपका क्या होगा, यहाँ पर जेट्रोफा होगा। यूफॉर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है, तो जेट्रोफा फसल है जो कि बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है। यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी रखी है, जेट्रोफा यूफॉर्बिएसी फैमिली की क्या है, एक फसल है, और यूफॉर्बिएसी फैमिली की जेट्रोफा की फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए ही जानी जाती है। जेट्रोफा क्या है, एक पुष्पी पादक है। क्या है जेट्रोफा, एक पुष्पी पादक है, जिसे भविष्य में ईंधन के रूप में देखा जा रहा है। भविष्य में ईंधन के रूप में किसको देखा जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए, जेट्रोफा को देखा जा रहा है। जेट्रोफा का अन्य नाम क्या है, देखिए जेट्रोफा जरूर नहीं विकल्प में दे आपको, बीजगली अरंड, व्याघ्र अरंड, रतनजोत, चंद्रजोत,
एवं जमालगोटा, इन सभी के नाम से इसे जाना जाता है। ये भी आपको विकल्प में देखने को मिल सकते हैं, तो याद रखिएगा इनकी ये जेट्रोफा के अन्य नाम है। और जेट्रोफा का वैज्ञानिक नाम पूछे तो क्या है, जेट्रोफा कर्कस इसका वैज्ञानिक नाम है जेट्रोफा का। इंपोर्टेंट है सारी जानकारी। और यहाँ भारत, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका और कैरिबियन जैसे जेट्रोफा कैट्रा पिकल क्षेत्रों में उत्पन्न होता है। कहां पर होता है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। भारत, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका और कैरिबियन, है ना, तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, और सरल सा प्रश्न है, सभी को इसका आंसर पता होगा कि जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधि पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक नाम भी यहाँ पर दे रखा है, ओसिमस सेक्टम इसका वानस्पतिक नाम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, यहाँ पर तुलसी के नाम से, रोजमेरी के, अजवाइन के फूल या फिर धनिया। तो चार विकल्प देखकर ही आप आंसर समझ गए होंगे। वो जड़ी बूटी कौन सी होगी, आपका तुलसी होगा। और याद रखिएगा तुलसी का आपका वैज्ञानिक नाम क्या होगा, आपका वानस्पतिक नाम क्या होगा, ओसिमस सेक्टम, है ना, इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए यहां पर वही जानकारी दी गई कि जड़ी बूटियों की रानी भारत के सबसे पवित्र जड़ी बूटी है, औषधि पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है, उसका वानस्पतिक नाम ओसिमस सेक्टम है और इसका सामान्य तुलसी के नाम से जाना जाता है। इसका, है ना, सामान्यतः तुलसी के नाम से इसका नाम जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो हरे पौधे होते हैं वो किसको सोख लेते हैं, ये पूछा गया है। क्या हीलियम को सोख लेते हैं, नाइट्रोजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को या फिर ऑक्सीजन को। तो आपको पता है कि जो हरे पौधे हैं वो क्या उत्सर्जन करते हैं, यानी कि क्या लेते हैं और क्या देते हैं। तो हमें क्या देते हैं, वो ऑक्सीजन देते हैं, और क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और इससे ही ये सोख लेते हैं, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर दे भी रखा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं तथा ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं, जिससे हमारा पर्यावरण क्या होता है, शुद्ध बना रहता है ना। आठवां प्रश्न आपका, तप्त भौमजल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। तप्त भौमजल, जल विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है, सौर ऊर्जा प्राप्त होती है, भूतापी ऊर्जा या फिर नाभिकीय ऊर्जा। तप्त भौमजल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है, ये आपको बताना है। तो यहां पर आपका सही आंसर क्या होगा, भूतापी ऊर्जा। तप्त भौमजल जो है वो भूतापी ऊर्जा प्राप्त होती है। इससे क्या होती है, भूतापी ऊर्जा प्राप्त होती है। यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी भी मैंने रखी है कि तप्त भौमजल से भूतापी ऊर्जा प्राप्त होती है, और भूतापी ऊर्जा एक प्रकार की ऊर्जा है जो गर्म भूजल से प्राप्त होती है। किससे होती है, ये गर्म भूजल से प्राप्त होती है। और यहाँ भूतापी पौधों द्वारा भाप उत्पन्न करने के लिए पृथ्वी के अंदर की गहराई से गर्मी का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है। कैसे करते हैं इसका उत्पादन, या फिर कैसे होती है इसका, यहाँ भूतापी पौधों द्वारा भाप उत्पन्न करने के लिए पृथ्वी के अंदर की गहराई से गर्मी का उपयोग करके ये उत्पादित होती है ना, जो बिजली उत्पन्न करने के लिए टरबाइन को घुमाकर जनरेटर को सक्रिय करता है। साथ में आपको पता होना चाहिए कि ये जो है ये अपारंपरिक और नवीनीकृत प्रकार का संसाधन है। कैसा है ये, अपारंपरिक और नवीनीकृत प्रकार का संसाधन है, और इस ऊर्जा से पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। क्या नहीं होता है, इस ऊर्जा से पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। अतः इसका उपयोग खाना बनाने में, बिजली बनाने में भी किया जाता है। और भारत में मणिकर्ण, हिमाचल प्रदेश, पूना घाटी लद्दाख, तातापानी झारखंड और खम्मन तेलंगाना में भूतापी ऊर्जा का उत्पादन होता है। कहाँ पर होता है, किस राज्य में होता है, ये आपको सारी जानकारी दी गई है। इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। तो ये याद रखिएगा, ये पर्यावरण प्रदूषण नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। और ये खाना बनाने में, बिजली बनाने में उत्पादन इसका होता है, उपयोग होता है, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। साथ में ये एक अपारंपरिक और नवीनीकृत संसाधन है, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, ये 3-4 जानकारी आपको होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं। जो पेलिकन पक्षी है कहाँ पर प्रजनन करते हैं, नेलापट्टू में, कुटुमकुलम में, कोकरे बेलूर में, या फिर उपरोक्त सभी। यहाँ पर भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं, ये आपको बताना है। तो ये जो पक्षी हैं ये आपका नेलापट्टू में, कुटनकुलम में और कोकरे बेल्लूर में, इन तीनों जगह ही ये प्रजनन करते हैं। तो उपरोक्त सभी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर यही जानकारी दी गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है। यहाँ पर देखिए बायोडीजल की फसल, मैंने बताया था ना 2 से 3 बार प्रश्न पूछा गया है। क्या कपास है, जट्रोफा है, गन्ना है या फिर आलू है। आप समझ ही गए होंगे, इसका आंसर क्या होगा, जट्रोफा होगा। बायोडीजल जहां पर आ जाए जट्रोफा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि ये फसल है जट्रोफा।
तो बी वाला विकल्प आपका सही होगा। वही जानकारी यहाँ पर फिर से दी गई है, वीडियो को पुश कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा आराम से ना। जो जानकारी ऊपर बताई थी वही जानकारी यहाँ पर भी दी गई है, यहाँ पर आराम से इत्मीनान से इसको पढ़ लीजिएगा, है ना। चलिए, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? जैव विविधता किसमें पाई जाती है सर्वाधिक, ये पूछा गया है। शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम में, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम में, शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम में या फिर सवाना बायोम में सर्वाधिक जैव विविधता किसमें पाई जाती है, ये आपको बताना है। तो सही आंसर आपका होगा, ये पाई जाती है आपकी उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम में। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। यहाँ पर जानकारी भी मैंने दी हुई है कि निम्नलिखित में से उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। कहाँ पर? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन में। और ये ऐसे वन क्षेत्र हैं जो भूमध्य रेखा में दक्षिण या फिर उत्तर में लगभग 5 डिग्री अक्षांश के भीतर पाए जाते हैं। कितने डिग्री अक्षांश के भीतर पाए जाते हैं? 5 डिग्री अक्षांश के भीतर पाए जाते हैं। और ये आपका एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका और प्रशांत द्वीपों में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? ये आपका एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में, मध्य अमेरिका में और प्रशांत द्वीपों में भी ये पाया जाता है। और इन्हें विषुवतीय सदाबहार तराइन वन भी कहा जाता है। याद रखिएगा, जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन है उनके बारे में यहाँ पर जानकारी दी जा रही है कि इन्हें विषुवतीय सदाबहार तराइन वन के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये जानकारी भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? जैविक कीटनाशक का उपयोग आपको बताना है, उत्पादक बताना है। क्या नीम है, देवदार है, चीड़े या फिर ओक है? सभी को पता है यहाँ पर जैविक कीटनाशक का उत्पादक कौन सा होगा? नीम होगा। क्या होगा? नीम होगा। और नीम के बारे में सभी को जानकारी प्राप्त होगी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि नीम का वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है, साथ में इसका उपयोग जो है वो दवा उद्योग में भी किया जाता है। साथ में जो नीम की पत्ती होती है उसमें कौन से गुण पाए जाते हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसकी पत्ती में एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरस, एंटी पैरासिटिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी कार्सिनोजेनिक, एंटी ऑक्सीडेंट तथा और इम्यून अप रेगुलेशन जैसे विभिन्न गुण पाए जाते हैं किसमें? नीम की पत्ती में। तो सारे गुण किसमें पाए जाते हैं? नीम की पत्ती में पाए जाते हैं। और इसका वानस्पतिक नाम पूछे कि नीम का वानस्पतिक नाम क्या है, तो इसका वानस्पतिक नाम होगा अजादिराचता इंडिका। ये इसका आपका वानस्पतिक नाम होगा किसका? नीम का। तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? यहाँ पर कौन से पौधे हैं जो दूर दूर प्रसारित होंगे? बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे, बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे, फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे या फिर कायिक जनन द्वारा वितरित? तो यहाँ पर सही आंसर होगा कायिक जनन द्वारा जो वितरित पौधे होते हैं वो दूर दूर प्रसारित होते हैं। फोर्थ वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए, कायिक जनन द्वारा वितरित पौधे दूर दूर प्रसारित होते हैं। अब कायिक जनन क्या होता है? ये ऐसा अलैंगिक जनन है जिसमें पादप के कायिक भाग में क्या क्या आता है आपका? जड़, तना और पत्ती आदि नई संतति का निर्माण करते हैं और कायिक जनन कहलाता है ना। तो कायिक जनन आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए, कायिक जनन द्वारा वितरित। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण? यहाँ पर देख, कायांतरित सेल का उदाहरण बताना। बलुआ पत्थर है, ग्रेनाइट है, संगमरमर है या फिर चूना पत्थर है? कायांतरित सेल का उदाहरण बताना है, कौन सा होगा? और मुझे लगता है सभी को इसका आंसर पता होगा, संगमरमर। यहाँ पर जो कायांतरित सेल का उदाहरण होता है वो संगमरमर होता है। यहाँ पर संगमरमर क्या है? कायांतरित सेल है जो तब बनती है जब चूना पत्थर को रूपांतरण प्रक्रिया के ताप और दाब में अधीन किया जाता है, तब संगमरमर बनती है। और क्या है? एक ये कायांतरित सेल है। अब कायांतरित सेल किसे कहते हैं? तो यहाँ पर देख सकते हैं, सेल के उन प्रमुख समूह में से एक है जो पृथ्वी की परपटी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पृथ्वी की परपटी बनाते हैं। इसमें पहले से मौजूद सेल का क्या होता है? द्रव्यमान होता है, जिसमें पृथ्वी की सतह पर मौजूद उच्च तापमान और अधिक दाब पर नए खनिज या फिर संरचना बनाते हैं। यहाँ पर बनाते लिखा हुआ है। साथ में इसके अन्य उदाहरण भी यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि संगमरमर है आपका, संगमरमर के साथ में आपका गनीस है, स्लेट है, मार्बल है, सिस्ट है और क्वार्टरजाइट है। ये सभी के सभी कायांतरित सेल के उदाहरण हैं। इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? हेमवती नंदन बहुगुणा है, सुंदरलाल बहुगुणा है, मदर टेरेसा या फिर महात्मा गांधी है? चिपको आंदोलन के प्रणेता के बारे में पूछा गया है, कौन है?
सभी को पता है, सरल सा प्रश्न है आपके, सुंदरलाल बहुगुणा है चिपको आंदोलन के प्रणेता। इससे संबंधित सारी जानकारी यहाँ पर दे रखी है कि चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे और यह आंदोलन जंगलों की अंधाधुंध और अवैध कटाई को रोकने के लिए वर्ष 1973, कब, वर्ष 1973 सन आपको याद रखना है, उत्तराखंड प्रदेश के चमोली जिले से प्रारंभ हुई थी। कहां पर? उत्तराखंड प्रदेश के चमोली जिले से ये प्रारंभ हुई थी। और इस आंदोलन में जिस पेड़ को काटा जाता था, लोग उस पेड़ से चिपक कर खड़े हो जाते थे। इस तरह से पेड़ों की रक्षा का आंदोलन शुरू हुआ। कब हुआ? 1973 में। और इसमें सुंदरलाल बहुगुणा के साथ साथ इस आंदोलन में कामरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट और श्रीमती गौरा देवी भी शामिल थे। याद रखिएगा, इनसे संबंधित और भी अन्य नाम हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। जो पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है वो मूल शीर्ष में होता है, परागकणों में होता है, तने में होता है या फिर परागकोश में होता है। आपके पौधे में जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो किस में होता है, ये आपको बताना है। तो ये आपका होगा परागकोश में। पौधे में जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो परागकोश में होता है। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन से होता है परागकोश में होता है। और पुंकेश्वर, देखिए यहाँ पर जो पुंकेश्वर होता है वो 2 हिस्सों में बना होता है। कितने हिस्सों में? 2 हिस्सों में। पहला नाम है आपका यहाँ पर परागकोश और दूसरा है तंतु। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है, पुंकेश्वर 2 भागों में बना होता है। पहला है आपका परागकोश और दूसरा है तंतु। ये पुंकेश्वर इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसकी जानकारी दी जा रही है कि परागकोश जो है वो पुंकेश्वर से ही संबंधित है। पुंकेश्वर का डंठल तंतु कहलाता है। जो पुंकेश्वर का जो डंठल होता है वो क्या कहते हैं? उसे तंतु कहते हैं। और पुंकेश्वर का जो ऊपरी फूला हुआ जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं। याद रखिएगा, डंठल को तंतु कहते हैं और पुंकेश्वर का जो ऊपरी फूला हुआ भाग है उसे क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं या फिर वो कहलाता है। परागकोश में परागकण पाए जाते हैं जिसकी मदद से परागण की क्रिया होती है। तो याद रखिएगा, परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका प्याज आलू अदरक है। प्याज आलू अदरक क्या है? जड़ है, तना है, अब स्थानिक जड़े या फिर सल्क पत्र है। प्याज आलू अदरक क्या है? सभी को पता है, सरल सा प्रश्न है, ये क्या होगा? आपका तना होगा, है ना। याद रखिएगा, प्याज आलू और अदरक क्या है? ये तीनों के तीनों ही तना है। तने कौन कौन से? जड़, पत्ता, बीज, सभी के बारे में आपको बताएंगे। देखिए तने के अंतर्गत आपका आलू आएगा, प्याज आएगा, अदरक आएगा, है ना। यदि जड़ के बारे में पूछे तो आपका मूली है, गाजर है, चुकंदर है, टेपियोका है, शकरकंदी। यदि पूछे कि सभी किसके अंतर्गत आते हैं तो जड़ के अंतर्गत आते हैं। धनिया, पत्ता गोभी, अरबी, पालक, कड़ी पत्ता, ये सभी आपके पत्ते के अंतर्गत आते हैं। चना, बाजरा, सरसों, गेहूं, धान, फूल, सहजन, केला, कचनार, फली, मटर, ये सभी बीज के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखिएगा, तना के अंतर्गत, जड़ के अंतर्गत, पत्ता, बीज के अंतर्गत कौन कौन से ये जो यहाँ पर लिखे हुए हैं फल सब्जियां आती हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न, बीटी कपास है। बीटी कपास क्या है? सभी को पता है, एक संकर पौधा है, एक ट्रांसजेनिक पौधा है, एक प्राकृतिक पौधा है या फिर एक औषधीय पौधा है। तो बीजी कपास क्या है? बीटी कपास क्या है? एक ट्रांसजेनिक पौधा है। कैसा है? एक ट्रांसजेनिक पौधा है। यहाँ पर इस कपास के पौधे में बेसिलस थ्यूरिजेंसिस जीवाणु की उपस्थिति होती है। कौन सी? थ्यूरिजेंसिस जीवाणु की उपस्थिति होती है बीटी कपास में, है ना। और इस जीवाणु की उपस्थिति के कारण पौधों में कीटनाशक पैदा करने की क्षमता का विकास होता है, साथ में जिससे कि हानिकारक कीटों से पौधों की सुरक्षा होती है ना। तो ये छोटी सी जानकारी थी आपकी बीटी कपास के बारे में, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? द्विबीजपत्री पौधे के बारे में आपको बताना है। बांस है, केला है, गन्ना है या फिर सरसों है। द्विबीजपत्री पौधा कौन सा है? सही आंसर होगा आपका सरसों, है ना। सरसों क्या है? आपका द्विबीजपत्री पौधे के अंतर्गत आती है। यहाँ पर आप ये जो फसलें होती हैं इनके बीज जो होते हैं वो 2 पत्ती वाले होते हैं या फिर द्विबीज दली होते हैं और इसे क्या कहा जाता है? द्विबीजपत्री पौधा कहा जाता है। इसके और भी उदाहरण जैसे कि सरसों के साथ साथ अरहर, मटर, चना, सेब, आम, ये सभी क्या है? द्विबीजपत्री पौधे हैं। इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सरसों, अरहर, मटर, चना, सेब और आम, ये सभी के सभी द्विबीजपत्री पौधे हैं। अगला प्रश्न है, पौधों में जल का अधिकरण किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा, प्रोलोएम के द्वारा, कैम्बियम के द्वारा या फिर पेलिसेट के द्वारा। सरल सा प्रश्न, सभी को पता होगा कि पौधे में जो जल का अधिकरण है वो जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा होता है। जाइलम एक प्रकार का उत्तक होता है, तो इसके द्वारा पौधों में जल का अधिकरण होता है। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? क्या तापमान है, आर्द्रता है, पवन है या फिर वृष्टि है? यहाँ पर मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व बताना है। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला तो वृष्टि है, वर्षा है ना।
जो कि भारत में कृषि को प्रभावित करने वाली मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? चींटी, केचुआ, मधुमक्खी या फिर तितली? सभी को पता है, सरल सा प्रश्न है। यहाँ पर केचुआ आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है, क्योंकि जो केचुआ होता है वो खेत में रहते हैं और वहाँ की जो मृदा होती है उसे छेद बनाकर उसे पोली या फिर नरम बनाते हैं, जिससे कि जो मिट्टी होती है वो अधिक उपजाऊ होती है। इस वजह से केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन में से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? काफी इंपोर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ी देर पहले आपको जानकारी दी। उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड या फिर छत्तीसगढ़? राइट आंसर बताया था मैंने आपको, उत्तराखंड है ना। उत्तराखंड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यहाँ आंदोलन जंगलों की अंधाधुंध और अवैध कटाई को रोकने के लिए कब किया गया था? शुरू 1973 में, जैसे कि थोड़ी देर पहले ही बताया था। और चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड प्रदेश के चमोली जिले से प्रारंभ हुई थी। उत्तराखंड है ना, याद रखिएगा। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे। इसके साथ साथ कामरेड्डी गोविंद सिंह रावत, चंद्र प्रसाद भट्ट और श्रीमती गौरा देवी भी शामिल थे। तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है इटियोलॉजी में, नियोलॉजी में, इथोलॉजी में या फिर डेमोलॉजी में? जो जीवों के व्यवहार का अध्ययन है ये किस में किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा जो इथोलॉजी में किया जाता है। किसमें? जीवों के व्यवहार का जो अध्ययन है वो इथोलॉजी में किया जाता है। अगला प्रश्न है, चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वहां क्या है? उड़ता है इसलिए, रात्रिचर है इसलिए, शाकाहारी इसलिए या फिर बच्चे देता है? तो चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि ये बच्चे देता है, इसलिए क्या है? ये स्तनधारी। ये सभी को पता है, सरल सा प्रश्न है। फोर्थ वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, सिल्वीकल्चर संबंधित। जो सिल्वीकल्चर है किससे संबंधित है? वनों एवं वन उत्पाद से, सिल्क से, पूफल से या फिर उर्वरक से? सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है? तो सही आंसर होगा ये वन एवं वन्य उत्पाद से संबंधित सिल्वीकल्चर। याद रखिएगा, और भी मैं यहाँ पर इससे संबंधित जानकारी दूंगा, आपको पता होना चाहिए। देखिए, जैसे कि सिल्वीकल्चर के अंतर्गत वन एवं वन्य सामग्री का उत्पादन किया जाता है। सेरीकल्चर से क्या किया जाता है? रेशम कीट का पालन किया जाता है। हार्टिकल्चर से बागवानी की जाती है। एपीकल्चर से मधुमक्खी पालन किया जाता है। वर्मीकल्चर से केचुआ पालन और एवीकल्चर से पक्षियों का पालन किया जाता है। तो सारी जानकारी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, झूम खेती। देखिए, झूम खेती से संबंधित प्रश्न पूछा गया था कि झूम खेती होती कहाँ पर होती? केरल, बिहार, मेघालय या फिर तमिलनाडु में? आपने सीटेट का एग्जाम दिया होगा तो ये काफी प्रश्न पूछा गया था। सही आंसर क्या होगा आपका? मेघालय। झूम खेती कहाँ पर होती है? मेघालय में होती है। और झूम खेती में एक फसल काटने के बाद कुछ वर्षों के लिए जमीन को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है और वहां कुछ भी नहीं उगाया जाता है। उस भूमि पर उगने वाले बांस या फिर जो खरपतवार होते हैं उनको बाहर नहीं निकाला जाता है, उन्हें वहीं काटकर जला दिया जाता है। साथ में उसकी राख भूमि को उपजाऊ बनाती है। जब भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तो उसे हल्के से खोदा जाता है। पूछा जाता है कि भाई जो आपकी झूम खेती होती है उसे क्या करते हैं? क्या हल्के से जोतते हैं? उसकी जुताई होती है? ऐसे 3-4 विकल्प पूछे जाते हैं। तो हल्के से खोदा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। उसकी जुताई नहीं होती है, उस पर ऐसे ही बीज को डाल दिया जाता है। साथ में जो झूम खेती को और किस नाम से जाना जाता है? तो झूम खेती का अन्य नाम आपका स्थानांतरण कृषि है। स्लेट एवं बंद खेती भी इसे कहा जाता है और आग प्रतिकृषि के नाम से भी ये जानी जाती है। यहाँ पर इसके बारे में पूछा गया था, स्लेट एवं बंद खेती के बारे में। तो ये झूम खेती को ही कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न, सामुद्रिक कच्छपों को जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित है। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी? यहाँ पर देखिए सबसे अधिक संख्या पूछी गई है। जो आपके समुद्री कच्छप है उसमें कैनेप्स रिडले है, नागरहेड है, ऑलिव रिडले है या फिर फ्रलेटबेक है? क्या है आपका सबसे अधिक संख्या किसकी समुद्री कच्छप में? तो यहां पर आपका सही आंसर होगा ऑलिव रिडले, है ना। तीसरा वाला विकल्प आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा। भारतीय उपमहाद्वीपों के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों में जो समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या होगी वो ऑलिव रिडले प्रजाति की होगी। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर तीसरा वाला होगा।
अगला प्रश्न है, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। किसका अवशोषण करते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन। सरल सा प्रश्न है, सभी को पता है किसका अवशोषण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का ये अवशोषण करते हैं। तो बी वाला विकल्प आपका सही होगा। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते क्योंकि वे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषण करते हैं तथा ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। किसका उत्सर्जन करते हैं? ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। किसी जगह के फ्लोरा और फना सूचित करता है। पेड़ पौधे एवं जंतुओं को सूचित करता है। मछलियों एवं पेड़ पौधे को, जंतुओं एवं मछलियों को या फिर पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। यहाँ पर फ्लोरा और फना ये दोनों अलग अलग हैं। इनके बारे में आपको बताना है कौन किसको सूचित करता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, देखिए जो फ्लोरा है वो पेड़ पौधे को सूचित करता है और जो फना है वो जंतुओं को सूचित करता है। तो पहला वाला जो विकल्प होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला और अंतिम प्रश्न है, टोटल 31 प्रश्न यहाँ पर लिए गए थे और भी शायद 4 से 5 प्रश्न थे इससे संबंधित, वो आपको अन्य वीडियो में मिल जाएंगे। तो जो उन वीडियो में शामिल किए हैं वो यहाँ पर नहीं लिए हैं। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं किस में पाए जाते हैं? स्थल मंडल में, जलमंडल में, वायुमंडल में या फिर प्रकाश मंडल में। सरल सा प्रश्न है, जो अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो स्थल मंडल में पाए जाते हैं। कहाँ पर? स्थल मंडल में। तो यहीं पर आज के 31 प्रश्न समाप्त होते हैं, जो आपके काफ़ी इंपोर्टेंट रहे हैं प्रश्न, और ये प्रश्न आपके पर्यावरण अध्ययन के पेड़ पौधे एवं जीव जंतु से संबंधित थे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जल्द ही दोस्तों एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।